हमारा शरीर लगातार काम करता रहता है। यह कभी भी पूर्ण विश्राम की अवस्था में नहीं आता। उदाहरण के लिए, जब हम सोते रहते हैं तब भी हमारे फुफ्फुस ऑक्सीजन ग्रहण करने व कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में व्यस्त रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर द्वारा निर्मित एक अपशिष्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही हमारे शरीर में अनेक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, जल तथा अतिरिक्त आयन जैसे फॉस्फेट, सल्फेट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन आदि। इनका निर्माण पाचन व श्वसन जैसी विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के द्वारा होता है। ये अपशिष्ट या उत्सर्जी पदार्थ यदि शरीर में लंबे समय तक बने रहें तो हानिकारक व विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इस कारण इन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से बाहर निकालना अनिवार्य है। इन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अपशिष्ट पदार्थों में से अमोनिया, यूरिया व यूरिक अम्ल नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट कहलाते हैं। इनमें अमोनिया सर्वाधिक विषैली है तथा इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अधिकांश अस्थिल मछली, जलीय उभयचर एवं जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटैलिक होते हैं। चूंकि अमोनिया उत्सर्जन में जलहानि अधिक होती है, अतः स्थलीय प्राणी इसे कम विषैले पदार्थ यूरिया या यूरिक अम्ल में बदल देते हैं, जिनके उत्सर्जन में क्रमशः कम जल की हानि होती है। स्तनधारी कई समुद्री मछलियां तथा अधिकांश वयस्क स्थलीय उभयचर जो कि अधिपरासरणी वातावरण में जल संरक्षण की समस्या का सामना करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अतः इन्हें यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटैलिक कहते हैं। यकृत में यूरिया का निर्माण यूरिया चक्र या ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है, जिसमें अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया का निर्माण करते हैं। परिसंचरण तंत्र द्वारा यूरिया वृक्कों तक ले जाई जाती है, जहां से इसका उत्सर्जन होता है। फिर भी स्तनधारियों में यूरिया की बनने वाली संपूर्ण मात्रा का उत्सर्जन तुरंत प्रभाव से नहीं होता है तथा इसका कुछ भाग वृक्कों में संचित कर लिया जाता है, जो कि परासरण नियमन में मदद करता है। नाइट्रोजनीकृत अपशिष्टों में सबसे कम विषैला यूरिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल की जल में विलयता अमोनिया व यूरिया की तुलना में हजारों गुना कम होती है। पक्षियों तथा सरीसृपों में मूत्र का उत्सर्जन मल के साथ एक लेई के रूप में होता है। कुछ स्थलीय जंतुओं जैसे सरीसृप, कीट, स्थलीय घोंघों तथा पक्षियों में नाइट्रोजन उपापचय के द्वारा बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, अतः इन्हें यूरिको उत्सर्जी या यूरिकोटैलिक जंतु कहते हैं। ज्वाला कोशिकाएं या प्रोटोनेफ्रिडिया, प्लेटीहेलमिंथीज, रोटिफर्स, सेफेलोपोडेट्स व कुछ एनिलिड्स का उत्सर्जी अंग है। ये ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन व परासरण नियमन का कार्य करती हैं। केंचुए जैसे अनेकों एनिलिड्स में नेफ्रिडिया के रूप में उत्सर्जी अंग होते हैं। नेफ्रिडिया एक नलिकीय रचना है जो उत्सर्जन व परासरण का नियमन करती है। कीट व मकड़ियों जैसे आर्थ्रोपोड्स में उत्सर्जी अंग मेल्पिगी नलिकाओं के रूप में होता है। ये नलिकाएं उत्सर्जन व परासरण का नियमन करती हैं। केकड़े व झींगा मछली जैसे क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोड्स में एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है, जो उत्सर्जन व परासरण नियमन का कार्य करती है। मनुष्यों जैसे स्तनधारियों में वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। वृक्क के साथ साथ त्वचा, यकृत व फुफ्फुस भी उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा में तेल ग्रंथियां सीबम का स्त्रवण करती हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स, स्टिरोल्स व मोम प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह स्त्राव त्वचा को तेलीय आवरण के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार स्वेद ग्रंथियों द्वारा स्वेद या पसीने का उत्सर्जन होता है। स्वेद या पसीना सोडियम क्लोराइड, यूरिया व लैक्टिक अम्ल युक्त जलीय स्त्रवण का उत्सर्जन करता है। साथ ही पसीना देह सतह को ठंडा रखने का कार्य करता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो औषधियों का विघटन कर उनका निराविशीकरण या डिटॉक्सिफिकेशन करती है।
साथ ही यह अमोनिया का निराविशीकरण कर उसे यूरिया में बदलता है, जिसे वृक्क द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। साथ ही यह हीमोग्लोबिन, हार्मोन्स, औषधियों व विटामिन्स का भी अपघटन करता है तथा बिलिरुबिन व बिलवर्डिन जैसे पित्त वर्णकों का स्त्रवण करता है। फुफ्फुस भी उत्सर्जी अंगों की भांति कार्य करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को उत्सर्जित करने में सहयोग करते हैं, जो कि हमारे शरीर में श्वसन क्रिया के उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। साथ ही फुफ्फुस कुछ मात्रा में जल का उत्सर्जन भी करते हैं। उत्सर्जी अंग विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होते हैं तथा वर्गीकी महत्व के लक्षण हैं। उत्सर्जन तंत्र एक जैविक तंत्र है जो देह में बनने वाले उपापचयी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है। मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ी वृक्क व उनको रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियां, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी, एक मूत्राशय व एक मूत्र मार्ग शामिल है। उत्सर्जन तंत्र में वृक्क बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये नाइट्रोजनीकृत अपशिष्टों को रुधिर से हटाते हैं, रुधिर दाब को नियमित करते हैं तथा आरबीसी के निर्माण में सहायक हैं। ये वृक्क अंतिम वक्षीय तथा तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। मनुष्य का दायां वृक्क, जो कि यकृत के नीचे होता है, बाएं वृक्क से थोड़ा नीचे स्थित होता है। बायां वृक्क प्लीहा के नीचे स्थित होता है। वृक्क की पृष्ठ सतह पृष्ठ उदर दीवार से जुड़ी होती है, इसलिए वृक्क की अधर सतह ही विसरल पेरिटोनियम से ढकी होती है। इसे रेट्रोपेरिटोनियल वृक्क या बाह्य पेरिटोनियल वृक्क कहते हैं। प्रत्येक वृक्क की बाहरी सतह उत्तल जबकि आंतरिक सतह अवतल होती है। इसमें उपस्थित गर्त हाइलम कहलाता है, जिससे रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं व मूत्र नलिका गुजरती है। वृक्क की बाहरी कठोर तंतुनुमा परत रेनल कैप्सूल या वृक्क संपुट कहलाती है, जबकि वृक्क के भीतर लचीला संयोजी ऊतक भरा होता है। यह पुनः दो भागों में बटा होता है, बाहरी भाग वल्कुट जबकि भीतरी भाग मध्यांश कहलाता है। मध्यांश में 8 से 18 शंकुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। पिरामिड का शीर्ष पेपिला कहलाता है। वल्कुट भाग पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं, जिन्हें बर्टेनी के स्तंभ कहते हैं। यदि वृक्क का और गहराई से अध्ययन किया जाए तो हमें वृक्कीय पिरामिड में वृक्काणुओं या नेफ्रॉन्स का एक सघन जाल दिखाई देता है। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख जटिल नलिकाकार रचनाएं नेफ्रॉन पाई जाती हैं। यह एक उपकला नलिका है जो 3 सेंटीमीटर लंबी तथा व्यास में 20 से 60 माइक्रोमीटर होती है। नेफ्रॉन रुधिर से नाइट्रोजनीकृत अपशिष्टों को छानता है, देह तरल को नियंत्रित करता है तथा मूत्र निर्माण करता है। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ तथा रीनल ट्यूब्यूल या वृक्कीय नलिका। ग्लोमेरुलस रुधिर केशिकाओं का एक जाल है जो अभिवाहिनी धमनी द्वारा बनता है। यहाँ रुधिर को छानने का प्रथम चरण संपन्न होता है। ग्लोमेरुलस से क्षनित रुधिर अपवाही धमनी द्वारा बाहर निकलता है। वृक्काणु का दूसरा भाग रीनल ट्यूब्यूल या वृक्कीय नलिका जल व लवणों का पुनरावशोषण करती है तथा यूरिन इसमें से गुजरता है, जिसका यहाँ सांद्रीकरण होता है। वृक्कीय नलिका बोमन संपुट से प्रारंभ होती है तथा पीसीटी या समीपस्थ कुंडली नलिका, हेनले लूप तथा डीसीटी या दूरस्थ कुंडलित नलिका में सतत होती है। बोमन संपुट द्विस्तरीय कीपनुमा संरचना है जो ग्लोमेरुलस को आवृत करती है। यह ग्लोमेरुलर छनित्र को एकत्र करती है। बोमन संपुट व ग्लोमेरुलस सम्मिलित रूप से मेलपीकी काय या मेलपीकी कोश का निर्माण करते हैं। बोमन संपुट पीसीटी या समीपस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है, जो कि एक अति कुंडलित संरचना है। यह एक यू आकार के हेयरपिन लूप में सतत होती है, जिसे हेनले लूप कहते हैं। हेनले लूप 2 भुजाओं
अवरोही भुजा व आरोही भुजा में बटा होता है। आरोही भुजा डीसीटी या दूरस्थ कुंडलित नलिका में सतत होती है। यह भी एक अति कुंडलित नलिकीय रचना है। डीसीटी तथा अन्य नेफ्रॉन एक सीधी मोटी नलिका संग्रह नलिका में खुलते हैं। अनेक संग्रह नलिकाएं मध्यांशीय पिरामिड से होते हुए रेनल पेल्विस में खुलती है, जो मूत्र नलिका में सतत हो जाती है। संग्रह नलिका तथा हेनले लूप मध्यांश में स्थित होते हैं, जबकि मेलफिगिकाय, पीसीटी व डीसीटी वल्कुट भाग में स्थित होते हैं। स्थिति तथा नेफ्रॉन की लंबाई के आधार पर नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन या वल्कुटीय नेफ्रॉन तथा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन या मध्यांश आसन्न नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कुल नेफ्रॉन का 85% होता है। इसका हेनले लूप अधिकतर कॉर्टेक्स भाग में सीमित रहता है तथा काफी थोड़ा भाग मेडुला में उपस्थित होता है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कुल नेफ्रॉन का 15% होता है। इन नेफ्रॉन्स का हेनले लूप लंबा मेडुला में अंदर तक डूबा हुआ रहता है। अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर केशिकाओं के जाल बनाती हैं, जिसे परिनलिकीय केशिकाएं कहते हैं। इस जाल की पतली वाहिनियां जो लंबे हेनले लूप के समानांतर यू आकार का जाल बनाती है, वासा रेक्टा कहलाती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा का अभाव होता है। दोनों वृक्क रेनल पेल्विस द्वारा अपनी अपनी ओर की मूत्र वाहिनियों में खुलती हैं। प्रत्येक मूत्र वाहिनी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा रेनल पेल्विस से मूत्राशय तक यूरिन लेकर जाती है। मूत्राशय एक खोखला, पेशीय व प्रत्यास्थ अंग है, जो कि यूरिन को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। मूत्राशय से यूरिन को मूत्र मार्ग द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, जो कि एक नलिकीय रचना है। मूत्र मार्ग में दो कपाट, आंतरिक व बाह्य मूत्रमार्गीय कपाट पाए जाते हैं, जो कि मूत्राशय से होने वाले मूत्र विसर्जन को नियंत्रित करते हैं। इनमें आंतरिक कपाट अनैच्छिक जबकि बाह्य कपाट ऐच्छिक होता है। इस प्रकार मूत्रमार्ग, मूत्राशय, मूत्र वाहिनियां व वृक्क सम्मिलित रूप से मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। वृक्क हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है, जिनका मुख्य कार्य मूत्र निर्माण करना है। वृक्क में वृक्काणु या नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यह वृक्क की आधारभूत क्रियात्मक इकाई है तथा मूत्र निर्माण में सहायता करते हैं। वृक्क नलिकाओं में रुधिर को छानने तथा मूत्र निर्माण की वास्तविक क्रियाविधि में 3 भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं। पहली ग्लोमेरुलर निस्यंदन या परानिस्यंदन, दूसरी चयनात्मक पुनरावशोषण तथा तीसरी स्त्रवण। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में परानिस्यंदन के दौरान ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। केशिका गुच्छ रुधिर को रक्त दाब द्वारा 3 परतों में से निस्यंदित करता है। ये 3 परतें हैं ग्लोमेरुलस की आंतरिक उपकला, ग्लोमेरुलस के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली तथा बोमेन संपुट की उपकला। बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु या पोडोसाइट्स कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती हैं। इससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र कहते हैं। इन केशिकाओं से रुधिर प्लाज्मा का लगभग 20% तरल अंश छनकर बोमेन संपुट में चला जाता है। इस तरल को ग्लोमेरुलर निस्यंद या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट तथा इस छनने की प्रक्रिया को परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। परानिस्यंदन की दर वृक्कों में से परिसंचरित रुधिर की मात्रा पर निर्भर करती है। एक 70 किलोग्राम भार के औसत व्यक्ति के दोनों वृक्कों में होकर लगभग 1100 से 1200 ml प्रति मिनट संचरित होता है। दोनों वृक्कों के सभी नेफ्रॉन द्वारा 1 मिनट में लगभग 20% रक्त प्लाज्मा को छाना जाता है, जिसे ग्लोमेरुलर छनित्र दर या GFR कहते हैं। इसका मान 125 ml प्रति मिनट रुधिर या 180 लीटर प्रतिदिन रुधिर होता है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस
या गुच्छीय आसन्न उपकरण एक विशेष संवेदी उपकरण है जो अभिवाही तथा अपवाही धमनियों के संपर्क स्थल पर उसी नेफ्रॉन की डीसीटी की कोशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। जेजीए द्वारा रेनिन का स्त्रवण होता है जो जीएफआर को कम कर देती है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन जो कि 180 लीटर प्रतिदिन होता है की उत्सर्जित मूत्र जो कि लगभग 1.5 लीटर होता है से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंद को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। उदाहरणार्थ निस्यंद पदार्थ जैसे सोडियम आयन, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज सक्रिय रूप से परिवहन द्वारा, जबकि नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ व जल निष्क्रिय परिवहन द्वारा अवशोषित होते हैं। पीसीटी में पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, यूरिक अम्ल, दवाइयाँ, हिप्यूरिक अम्ल आदि का तथा डीसीटी में पोटेशियम आयन व H+ आयन का नलिकीय स्त्रवण होता है। संग्राहक नलिका H+ तथा K+ आयनों के चयनात्मक स्त्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन तथा पीएच का नियमन करती है। पुनरावशोषण व नलिकीय स्त्रवण में पीसीटी, हेनले लूप व डीसीटी मुख्य रूप से भाग लेते हैं। संग्रह नलिका भी इसमें सहयोग करती है। पीसीटी सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% विद्युत अपघट्य तथा जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। ग्लूकोज, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल का पूर्ण अवशोषण पीसीटी में सक्रिय परिवहन द्वारा होता है, जबकि जल व क्लोराइड आयन का पुनरावशोषण निष्क्रिय रूप से होता है। हेनले लूप में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है परंतु विद्युत अपघट्य के लिए लगभग अपारगम्य होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्यंद को सांद्र करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है लेकिन विद्युत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। डीसीटी विशिष्ट परिस्थितियों में जल व सोडियम आयन का कुछ पुनरावशोषण करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में सोडियम प्लस आयन का पुनरावशोषण सक्रिय रूप से तथा एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच के कारण जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय रूप से होता है। डीसीटी में बाइकार्बोनेट आयन का पुनरावशोषण भी होता है। संग्राहक नलिका मूत्र को आवश्यकतानुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा संग्राहक नलिका द्वारा अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। इस प्रकार वृक्काणु आवश्यक तत्वों का पुनरावशोषण कर शेष अपशिष्ट को मूत्र के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मूत्र की सांद्रता परानिस्यंदित द्रव की तुलना में 4 गुना अधिक होती है। इस कार्य में हेनले लूप और वासा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप में होता है। हेनले लूप व वासा रेक्टा के बीच की नजदीकी तथा उनमें प्रतिधारा मध्यांश अंतराकाश के कारण परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसे कि वलकुट की ओर माइक्रो ओस्मोसिस प्रति लीटर से आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 माइक्रो ओस्मोसिस प्रति लीटर हो जाता है। यह प्रवणता यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड के कारण बनती है। सोडियम क्लोराइड का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विनियमित या एक्सचेंज किया गया है। सोडियम क्लोराइड अंतराकाश को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नलिका द्वारा
अंतराकाश को पुनः लौटा दी जाती है। पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतराकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतराकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंद को सांद्रण करती है। हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र यूरिन उत्सर्जित करते हैं। यह निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने की मुख्य क्रियाविधि है। अब हम परानिस्यंदित द्रव से पुनरावशोषण व स्त्रवण के द्वारा मूत्र बनने की क्रिया को संक्षेप में देखते हैं। वृक्क की क्रियाविधि का नियंत्रण हाइपोथैलेमस से स्त्रावित हार्मोन्स की फीडबैक मैकेनिज्म जेजीए तथा हार्ट द्वारा होता है। हमारे शरीर में देह तरल आयतन, रुधिर आयतन या आयनिक सांद्रता में परिवर्तन आते ही परासरण संवेदी सक्रिय हो जाते हैं। देह तरल घटने पर हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाओं से संकेत पाकर पीयूष ग्रंथि की पश्चिकाय या न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच या वेसोप्रेसिन का स्त्रवण होता है। एडीएच डीसीटी तथा संग्रह नलिका में अधिक जल के अवशोषण को प्रेरित कर डायूरेसिस को रोकता है। यदि देह तरल का आयतन बढ़ता है तो परासरण संवेदी एडीएच के स्त्रवण का संदमन करते हैं, जिससे यूरिन में पानी का उत्सर्जन बढ़ जाता है। एडीएच में रुधिर वाहिनियों को संकुचित करने की क्षमता भी होती है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप ग्लोमेरुलस रुधिर प्रवाह भी बढ़ता है, जिससे जीएफआर बढ़ जाता है। हाइपोथैलेमस की तरह ही जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स या गुच्छ आसन्न कोशिकाएं भी वृक्क क्रियाविधि के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रुधिर दाब या रक्त आयतन के गिरने पर जेजी सेल्स सक्रिय होकर रेनिन एंजाइम का स्त्रवण करती हैं। यह एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन नामक प्लाज्मा प्रोटीन को एंजियोटेंसिन सेकेंड में बदल देता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड एक शक्तिशाली रक्तवाहिनी संकोचक है जो धमनियों में संकुचन करवाकर रुधिर दाब बढ़ाता है। साथ ही एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन डीसीटी द्वारा अधिक मात्रा में सोडियम, आयन व जल का अवशोषण करवाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ता है। रेनिन की यह संपूर्ण प्रक्रिया रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन क्रियाविधि कहलाती है। हाइपोथैलेमस व जेजी सेल्स के साथ ही हृदय भी वृक्क क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। हृदय की पेशियों से एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या एएनएफ मुक्त होता है। रुधिर दाब के बढ़ने पर एएनएफ जेजीए द्वारा स्त्रावित रेनिन के स्त्रवण को संदमित कर रुधिर दाब में कमी करता है। इस प्रकार हाइपोथैलेमस, जेजी सेल्स व हृदय मिलकर वृक्क की क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप वृक्क में यूरिन बनता है, जो मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में अस्थायी रूप से संचित होता है। मूत्राशय में यूरिन संचित होने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संदेश भेजा जाता है। यूरिन से पूर्ण भर जाने पर मूत्राशय तनने लगता है, जिससे तनन संवेदक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संदेश भेजते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र चालक तंत्रिकाओं के माध्यम से मूत्राशय के आंतरिक कपाट की अनिच्छिक पेशियों को संकुचित होने का संदेश भेजता है, जिससे आंतरिक कपाट खुल जाता है। फिर बाह्य कपाट को भी खोलकर यूरिन को मुक्त किया जाता है। मूत्र विसर्जित करने की यह क्रिया
मिक्चुरेशन या मूत्रण कहलाती है। वयस्क अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति औसत रूप से 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन यूरिन का त्याग करता है। यूरिन एक हल्के पीले रंग का जलीय तरल है। इसमें एक विशिष्ट गंध होती है। यह हल्का अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इसकी pH 6 होती है। यूरिन के लक्षण विभिन्न दैहिक परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए यूरिन टेस्ट विभिन्न रोगों का पता लगाने में सहयोगी होता है। यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाती है, जो डायबिटीज मेलिटस का संकेत है। कीटोन की उपस्थिति कीटोनूरिया कहलाती है। किडनी की कार्यक्षमता में कमी के कारण ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे यूरेमिया कहते हैं। इससे किडनी फेल भी हो सकती है। यूरेमिक रोगियों की जीवन रक्षक प्रणाली को हीमोडायलिसिस कहा जाता है, जिसके द्वारा रुधिर से यूरिया की अधिक की मात्रा को हटाया जाता है। इसे विशिष्ट धमनी द्वारा रुधिर को डायलिसर में भेजा जाता है, जहां हिपेरिन पंप इसका थक्का बनने से रोकता है। डायलिसर में कुंडलित सेलोफेन ट्यूब पाई जाती है, जो डायलाइजिंग फ्लूइड द्वारा घिरी होती है। इसका संगठन ब्लड प्लाज्मा जैसा होता है। इसमें केवल नाइट्रोजनीकृत अपशिष्ट नहीं पाए जाते हैं। सेलोफेन ट्यूब की झिल्ली छिद्रित होती है तथा रुधिर में उपस्थित नाइट्रोजनीकृत अपशिष्ट सांद्रण प्रवणता के अनुसार ट्यूब से बाहर निकलते जाते हैं, जिससे रुधिर स्वच्छ होता जाता है। इस स्वच्छ रुधिर में एंटी हिपेरिन मिलाया जाता है तथा शिरा द्वारा पुनः शरीर में भेजा जाता है। किडनी फेल होने की स्थिति में किडनी ट्रांसप्लांट करना ही एकमात्र विकल्प है। इस स्थिति में दाता की एक किडनी ग्राही में ट्रांसप्लांट की जाती है। सामान्यतया इसके लिए निकटतम संबंधी की ही किडनी ली जाती है, ताकि ग्राही के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा नई किडनी को स्वीकार करने की संभावना अधिक हो। किडनी में होने वाला एक और सामान्य विकार रीनल कैल्कुलाई या यूरोलिथियसिस है। इसे पथरी भी कहते हैं। इसमें वृक्क में अघुलनशील क्रिस्टलीय लवण के पिंड बन जाते हैं। ये पिंड सामान्यतया कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। कभी कभी इन पिंडों का जमाव मूत्रवाहिनी या मूत्राशय में भी हो जाता है।